दोस्तों कहते हैं कि कातिल कितना भी दिमाग वाला हो, कितना ही तेज तर्राक हो, लेकिन उससे कोई ना कोई सबूत ऐसा जरूर छूट जाता है जो उसकी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद करने की क्षमता रखता है। दोस्तों आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इस घटना का जो मास्टरमाइंड है, उसका नाम जब आप सुनेंगे तो पहले तो आपको विश्वास नहीं होगा कि भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों एक शहर में एक घर में डबल मर्डर हो जाता है। माँ का और बेटे का कत्ल किसी ने कर दिया। पुलिस ने पूरी अपनी जान झोंक दी। भाई डबल मर्डर का केस था। पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी उस कातिल तक पहुंचने के लिए। सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन पुलिस उस कातिल तक पहुंचने में नाकामयाब रही। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह कि उस घर के जो मुखिया थे, उनको किसी पे शक भी नहीं और पुलिस के पास कोई सबूत नहीं। कैसे भाई उस कातिल तक पहुंचा जाए। दोस्तों ये केस लगभग बंद ही होने वाला था, लेकिन 10 रुपए के फटे हुए नोट ने उस कातिल तक पुलिस को पहुंचा दिया। इस मिस्ट्री को सुलझा के रख दिया। और दोस्तों जब वो कातिल सामने आता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता है कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आखिर में वो कातिल कौन था और भाई उसकी क्या ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से उसने माँ का भी कत्ल कर दिया और बेटे का भी कत्ल कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है भारत की जो राजधानी है दिल्ली का एक इलाका है पालम बिहार इलाका। दोस्तों इस इलाके में एक अफसर जो एयरफोर्स के अफसर थे जिनका नाम था रघुवीर सिंह, वो अपने परिवार के साथ में रहते थे। इनके परिवार में सिर्फ 3 ही लोग थे। इनका एक बेटा था जो कि जवान था, 25-26 साल की उसकी उम्र थी और वो भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन कोरोना काल के दौर में उसकी नौकरी छूट गई और वो अपने घर पे ही रहने लगा। और उसने भी पढ़ाई लिखाई करके अच्छी खासी डिग्री प्राप्त कर ली थी और फिलहाल में वो अपने घर में रहने लगा था माँ के साथ में। माँ घर में रहती थी। तो भाई इनकी जो घर की स्थिति बढ़िया थी, पैसा घर में था और गाड़ी बंगला सब कुछ था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इकलौता बेटा था, बहुत बढ़िया जिंदगी गुजर रही थी। और ये जो रघुवीर सिंह थे जो अफसर थे, ये क्या करते थे कि भाई अपने घर से ड्यूटी करते थे, शाम को वापस अपने घर पे आ जाते थे। सुबह ड्यूटी पे जाते थे और शाम को वापस आ जाते थे। यही इनका रोजमर्रा का काम था और घर में पत्नी और बेटा खुश थे। दोस्तों ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता जाता है। एक दिन की बात है कि रघुवीर सिंह जब वापस अपने घर पे पहुंचते हैं तो ये जो अपने घर के सामने अपने गेट के सामने पहुंचते हैं, जो इनका मेन डोर था, तो इनकी रूह कांप जाती है। ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इनके घर का जो मेन गेट था वो खुला पड़ा था, जबकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था। जब ये रघुवीर सिंह जाते थे तो भाई जो डोर बेल लगी होती है उसको बजाते थे, तब या तो उनकी पत्नी दरवाजा खोलती थी या उनका बेटा दरवाजा खोलता था। इससे पहले उनकी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जब से वो पालम बिहार में रहे आके, तो उनको थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा साइड में रखते हुए वो रघुवीर सिंह आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे अंदर जाते हैं, देखते हैं उनके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। उनके अंदर ये लगा कि हमें लगता है कि मेरे घर में चोरी डकैती हो गई है, किसी ने डकैती डाल दी है। पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, कहीं कुर्सी, कहीं सोफा, कहीं कुछ, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। वो रघुवीर सिंह घबराते हुए आगे बढ़ते हैं और घबराहट में वो सबसे पहले अपने पत्नी के रूम में पहुंचते हैं। लेकिन पत्नी के रूम में पहुंच के उन्होंने जो नजारा देखा, उस नजारे ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। उनकी जो पत्नी थी वो खून से लथपथ पड़ी। पत्नी मर चुकी थी, मरी हुई पड़ी है। दोस्तों वो अपना आपा खो बैठते, इतनी तेज चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपने बेटा को आवाज देते हैं। लेकिन बेटा जब नहीं बोलता है तो बेटे के कमरे की तरफ रघुवीर सिंह भागते हैं। तो जैसे ही बेटे को इन्होंने देखा तो वहीं पे गस खा के गिर पड़े, क्योंकि बेटे को भी किसी ने मार दिया। बेटा भी खून से लथपथ अपने कमरे में पड़ा हुआ है, सारे घर का सामान फैला हुआ है और माँ बेटा दोनों मर चुके हैं। अब भाई ये सूचना पुलिस के पास पहुंचती है। पुलिस आती है, इसकी तहकीकात होती है, कैमरा देखे जाते हैं, आसपास लोगों से पूछताछ की जाती है।
लगभग ऐसे करके 3-4 दिन का समय बीत गया। घर परिवार रिश्तेदार सभी लोग इकट्ठे। सभी लोग कहते हैं कि भाई रघुवीर सिंह तो पागल हुए जा रहे। बाकी जो घर परिवार के लोग थे, रिश्तेदार थे, वो पुलिस से दबाव बनाते कि जल्दी से जल्दी उस कातिल का पता लगाओ। और टाइम हुआ जा रहा है, पता नहीं ऐसा किसने किया। दोस्तों, पुलिस ने उस घर में लगे हुए कैमरा को चेक किया। जब कैमरा को चेक किया तो पुलिस को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस घर में कैमरा इस तरीके से लगाए हुए थे कि शायद है कि कोई नया अनजान व्यक्ति उस घर में पहुंचता है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि इस घर में कैमरा लगा हुआ है और कहां पे लगा हुआ है। दोस्तों, पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी कि जरूर जो कातिल है उसका इस घर से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर होगा। उसको इस घर के बारे में अच्छे से सब कुछ मालूम है। दोस्तों, कैमरे की जो सीडीआर थी जिसमें सारी रिकॉर्डिंग होती है वो भी गायब हो गई। शायद है कि जो कातिल होगा वो अपने साथ ले गया होगा। फिलहाल दोस्तों, वो जो बॉडी थी बेटा और माँ की, उसको तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और इसके बाद में पुलिस तहकीकात में लग जाती है जोरों शोरों के साथ में, क्योंकि डबल मर्डर का केस था और एक अफसर के घर का केस था। लेकिन यहाँ पे पुलिस को शक होता है रघुवीर सिंह पे कि शायद ऐसा तो नहीं हो सकता है कि रघुवीर सिंह इसमें हो। और अक्सर ऐसा दोस्तों आए दिन ऐसे कांड होते हैं कि कातिल लास्ट में घर का ही निकलता है। रघुवीर सिंह के रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, लेकिन उसमें पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। यानी कि रघुवीर से जो भी पूछताछ, जो भी चेक किया गया अकाउंट वगैरह, जो भी चीजें थी, कुछ भी ऐसा मतलब हाथ नहीं लगा। अब क्या था कि पुलिस ने जो गली मोहल्ले के कैमरा थे उन सबको चेक किया, लेकिन वहां से भी कुछ भी पुलिस को हाथ नहीं लगा। दोस्तों, जो पुलिस थी उन्होंने रघुवीर सिंह से पूछा कि आपको किसी पे शक? रघुवीर सिंह ने कहा कि मुझे किसी पे शक नहीं है। रघुवीर सिंह को किसी पे शक नहीं, पुलिस के पास में कोई सबूत नहीं और कहीं से कुछ भी हाथ नहीं लग रहा। पुलिस के हाथ पैर फूल गए भाई इसकी तहकीकात में जुटे जुटे और इसका खुलासा करने में, लेकिन कुछ भी पुलिस को हाथ नहीं लग रहा। जितने घर परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, दबाव बना रहे हैं। रघुवीर सिंह का तो रो रो के बुरा हाल है, लेकिन बाकी जो लोग हैं रिलेटिव, वो दबाव बना रहे हैं। दोस्तों, रघुवीर सिंह की जो साले का बेटा था जिसका नाम अभिषेक था, उसका रघुवीर के बेटे से अच्छी दोस्ती थी, यानी कि बुआ के लड़के से, और अक्सर वो घर में आता जाता रहता था। तो वो पुलिस पे बहुत दबाव बनाता है कि इतने दिन हो गए तुम कातिल को नहीं ढूंढ पाए हो, जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करिए, नहीं तो हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे, तुम पे सख्ती करेंगे, कार्रवाई करेंगे। और इतने दिन हो गए कातिल को ढूंढ नहीं पाया। दोस्तों, पुलिस भी हैरान, पुलिस परेशान, पुलिस की एक टीम बनती है और भी ज्यादा जोरों शोरों से काम चलता है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता है। अब क्या था दोस्तों, लगभग 15 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन अचानक से एक दिन क्या होता है कि पड़ोस का एक व्यक्ति अपने सीसीटीवी कैमरा की जो रिकॉर्डिंग थी उसको चेक कर रहा हो। उसमें वो देखता है कि 4 सेकंड के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरा अपना चेहरा ढक रखा है, नीले कलर के कपड़े, जैकेट जैसा मोटा कुछ पहन रखा है और हाथ में उसके कुछ है, वो उधर रघुवीर के घर की तरफ से ही निकल रहा है और डरा सहमा सा निकलता हुआ चला जा रहा है, वो भी पैदल। दोस्तों, उस पड़ोसी को लगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये ही कातिल हो, इसने कत्ल किया हो, ये उनके घर की तरफ से अपना चेहरा छुपा के क्यों जा रहा है। दोस्तों, उस पड़ोसी ने वो 4 सेकंड की क्लिप जो थी वो पुलिस को दी। आप पुलिस के लिए भाई ऐसा लगे कि चलो भाई इसके जरिए कातिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। अब पुलिस ये सोचती है कि जो भी कातिल है वो अपनी खुद की गाड़ी से नहीं आया है। बेशक ये कातिल है या नहीं है, जो भी है, लेकिन ये खुद की गाड़ी से नहीं आया है, लेकिन इसने कुछ ना कुछ किया जरूर है। या तो ये उसमें शामिल होगा या तो ये खुद कातिल होगा, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा दिमाग लगाना होगा जिससे इस कातिल तक पहुंचा जाए। दोस्तों, पुलिस ने सोचा कि खुद की गाड़ी से नहीं आया तो जरूर इसने टैक्सी, टेम्पू, इन सब का सहारा लिया होगा। और ये खबर जो थी शहर में चली रही थी। दोस्तों, पुलिस ने वहां पे जितने भी टेम्पू, टैक्सी चलते थे उन सबको बुलाया, उन सबसे पूछताछ की, उन सबको ये क्लिप दिखाई, लेकिन जितने भी टेम्पू वाले थे उन सब ने मना कर दिया कि साहब, मैंने इस व्यक्ति को ना देखा है ना अपनी टैक्सी में बिठाया है। लेकिन तब तक वहां पे एक ऐसा टैक्सी वाला आता है जो कहता है कि साहब,
ये मेरी टैक्सी में बैठ के गया था 15 दिन पहले। वैसे तो हम किसी के बारे में इतना याद नहीं रखते, रोज जन कितनी सवारी आती हैं, बैठती हैं, चली जाती हैं, ऐसे सबके बारे में तो हम गौर नहीं करते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इसके कपड़ों पे खून के छींटे लगे हुए थे, इसलिए ये मेरे दिमाग में अच्छी तरीके से बसा हुआ है। और ये वही व्यक्ति है, इसके कपड़ों पे छींटे लगे हुए थे खून के। अब दोस्तों पुलिस को पूरा शक हो गया कि यही कातिल है, इसने कत्ल किया है। दोस्तों पुलिस वाले उस रिक्शा वाले से, टैक्सी वाले से पूछते हैं कि तुमने इसका चेहरा देखा? वो टैक्सी वाला कहता है कि साहब मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, हम उससे कह भी नहीं सकते थे कि तुम अपना चेहरा दिखाओ। बस वो मेरी टैक्सी में बैठ गया और मैंने उसको मेट्रो तक छोड़ दिया, उसको ट्रेन में बैठना था, स्टेशन तक छोड़ दिया। दोस्तों आप पुलिस का दिमाग घूमता कि क्या करें, कैसे पता करें, इसने चेहरा भी नहीं देखा और भाई किस आधार पे इसको पकड़ा जाए। लेकिन तब तक वो रिक्शा वाला बोल पड़ता है पुलिस से कि साहब मैंने जहां से इसको बिठाया था और जहां तक इसको मैंने रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया वहां तक के 30 रुपए किराए हुए थे, मैंने इससे रुपए मांगे तो इसने मुझे 30 रुपए तो दिए, लेकिन 30 रुपए में एक जो नोट था वो 20 का था, एक नोट जो था वो 10 का नोट था और वो 10 का नोट फटा हुआ था। मैंने उसको वापस कर दिया कि साहब ये नोट नहीं चलेगा और मुझे दूसरा नोट दे दो। तो उसने कहा कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है और 500 का नोट है, तो अगर तुम्हारे पास हो खुले तो मुझे दे दो। लेकिन साहब मेरे पास खुले नोट नहीं थे, तो मैंने इससे कहा कि भैया मेरे पास खुले नहीं है। तो वो कहने लगा, जो ये लिबास पहना हुआ है नीले कलर का, वो मुझसे ये कहने लगा कि तुम पेटीएम चलाते हो, क्यूआर कोड है तुम्हारे पास? तो मैंने हाँ कर दिया और इसने अपने मोबाइल से वो 10 रुपए पेटीएम किए मुझे। दोस्तों पुलिस ने कहा कि दिखाओ उसका नंबर है क्या? तो दोस्तों जब वो चेक किया जाता है, उस रिक्शे वाले का जो फोन था चेक किया जाता है तो उसका नंबर मिल जाता है। दोस्तों अब उस नंबर के जरिए पुलिस को भाई देर नहीं लगी उस कातिल तक पहुंचने के लिए, और सबकी निगाहें भाई उस कातिल पे टिके हुए हैं कि भैया कब मिल जाए वो कातिल, कब समझ में आए कि वो कौन है जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया है। दोस्तों उस पेटीएम नंबर के जरिए, जब उस नंबर के जरिए ये खुलासा होता है, उस नंबर को भाई चेक किया जाता है, सर्विलांस में लिया जाता है, तो पता चलता है कि वो नंबर अभिषेक का था, जो रघुवीर सिंह के साले का जो बेटा था, जो बराबर पुलिस पे दबाव बना रहा था कि भैया बहुत टाइम हो रहा है, तुमने अभी तक इस केस का खुलासा नहीं कर पाया। वो था। पुलिस उस तक पहुंचती है, उसको गिरफ्तार करती है, तो पहले तो वो मना करता है, लेकिन फिर बाद में सब कुछ कबूल देता है। वो अभिषेक जिससे रघुवीर के बेटे से बहुत दोस्ती थी, यानी कि मामा का लड़का था, एक फूफा का लड़का था, बुआ का लड़का था, तो अच्छी दोस्ती थी, दोनों ममेरे फुफेरे भाई थे और अभिषेक का उस घर में आना जाना रहता था। दोस्तों अभिषेक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ मैंने मारा है, भाई को भी मारा है और अपनी बुआ को भी मारा है। दोस्तों रघुवीर सिंह जब इसको सुनते हैं तो रघुवीर सिंह गस खा के गिर जाते हैं कि ये रोज मेरे घर पे आता था, रहता था और इसने मेरे घर में ये कांड कर दिया। लेकिन पुलिस ने उस पर सख्ती की, उससे पूछा कि तुमने किया, लेकिन तुमने किया क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये तुमने क्यों किया, क्यों मारा? तो वो अभिषेक कहता है कि कोरोना काल के दौर में हम एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन वहां से मेरी नौकरी छूट गई, मेरे पास पैसों की कमी थी, मैंने बुआ से 50,000 रुपए लिए थे और उन पैसों को बुआ अक्सर मांगा करती थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। और उस दिन भी जब मैंने इनका मर्डर किया है, उस दिन भी मैं यहाँ पे आया था और मेरी बुआ ने मुझे डांटते हुए कहा कि तुम पैसे कब दे रहे हो, 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम कर दो, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मुझे इतना गुस्सा आ गया, मैंने सोचा क्यों ना बुआ को ही खत्म कर दिया जाए ताकि पैसों का झंझट ही खत्म हो जाए। और मैंने उसी वक्त क्या किया कि जो जिम करने वाले डंबल होते उसको उठाया और बुआ के सर में दे मारा। बुआ की तुरंत वहीं पे मौत हो गई। और ये सब करते हुए मेरे बुआ के बेटा ने देख लिया और वो आके चिपट गया आके, मेरे हाथ में वही डंबल था, मैंने उसके सर पे भी वही डंबल मार दिया और इसके बाद में दोनों की मौत हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं कहीं पकड़ ना जाऊं, मैंने सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए थे उनको खराब किया, तोड़ा फोड़ा, इसके बाद में सारा सामान तोड़ा फोड़ा, सीडीआर निकाल के ले गए, ताकि मैंने सोचा कि लोगों को लगे लूटपाट का मामला है, कोई चोर बदमाश डकैत आया होगा और मुझ पे कोई भी शक नहीं करेगा। लेकिन पता नहीं कैसे उस 10 रुपए के नोट ने
मुझे पकड़वा दिया, वरना किसी की औकात नहीं थी कि मुझे कोई पकड़ लेता। फिलहाल दोस्तों उसको गिरफ्तार किया गया, उसको जेल भेजा गया, कई सारी उस पे धाराएं लगी, लेकिन बात वही है ना कि भरोसा किस पे करें, किसको अपना समझे। लोग अपने फायदे के लिए किस हद तक गुजर जाएं, इसका अनुमान भी लगाना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। और सभी लोग सावधान रहना, सतर्क रहना, खासकर अपनों से। किसी को अपने घर में उतना ही आने दो जितना की जरूरत है, फालतू में किसी को अपने घर पे ना आने दो और ना ही किसी की बेवजह मदद करो। समय अच्छा नहीं है, वक्त बहुत बुरा आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ली बाय सभी को।